नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय कानून का ये हमारा अगला भाग है जिसमें हम लोग महिला सुरक्षा पर देखेंगे। तो महिला सुरक्षा का ये दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम लोग देखेंगे दहेज क्या है, दहेज मांगने पर और दहेज लेने पर किस प्रकार की सजा का प्रावधान है, और अगर दहेज हत्या हो गई तो दहेज हत्या में किस प्रकार की सजा होती है। इतना कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये छोटे छोटे भारतीय कानून हम सबको जानना चाहिए, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए आम व्यक्ति भी जान जाए, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो आप सब लाभान्वित होइए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, रिश्तेदारों के पास भी भेजिए, ताकि लोग देखें और जागरूक हों, अपने कानून को जान सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम दहेज की परिभाषा क्या है ये समझते हैं। दहेज अंग्रेजी में डाउरी, दहेज को उर्दू में जहेज कहते हैं। जहेज ये शब्द मिलता है उर्दू में। फिर हाल दहेज वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को, वर पक्ष मतलब लड़का पक्ष, वधु पक्ष मतलब लड़की पक्ष, तो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात कोई धन दिया जाता है तो उसे दहेज कहते हैं। ये है इसकी कानून की परिभाषा। आमतौर पर हम और आप ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अगर लड़का और लड़की का जब विवाह हो रहा है तो लड़की के पक्ष से यानी कि वधू के पक्ष से जो धन दिया जाता है, पैसा दिया गया, गाड़ी दी गई, कुछ भी जो सामान दिया गया, वो सब दहेज में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि लड़के के भी पक्ष से लड़की को दिया जाए, ऐसा भी कहीं कहीं प्रचलन है। तो दोनों में कानून की भाषा में बहुत दूरदृष्टि को देखा गया, इसीलिए दोनों बात लिखी गई कि अगर लड़की वाले पक्ष से कुछ दिया जाएगा वो भी दहेज है, लड़के वाले के भी पक्ष से दिया जाएगा वो भी दहेज है। हाँ, अगर अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, जैसे एक उपहार होता है जो और लोग भी जो आए रहते हैं वो देते हैं, अगर उस उद्देश्य से दे रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन शादी का संबंध ही इस बात पर टिक गया हो कि इतना धन दिया जाएगा तब विवाह होगा या लिया जाएगा तब विवाह होगा, प्रूफ होना चाहिए, तब उसे हम दहेज कहते हैं। अब ये दहेज हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। आप जानते हैं प्राचीन काल में अगर हम जाते हैं तो एक सती प्रथा थी, सती प्रथा समाप्त हो गई। स्त्रियों के लिए सबसे दुखद प्रथा थी हमारे हिंदुस्तान में सती प्रथा, उसकी समाप्ति हो गई। उस पर कभी हम वीडियो बनाएंगे, बहुत दर्द भरी कहानी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों को सुन करके, जान करके। तो सती प्रथा के बाद वर्तमान में आधुनिक समय में दहेज प्रथा है। अब तो कम, लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले वास्तव में लड़कियों को जलाया जाता था दहेज के लिए, दहेज के लिए मार देते थे। कितनी दुखदाई घटना होती थी। इस दहेज का इतना दुष्परिणाम हुआ आगे चल करके कि जो आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे होते थे, वो उनकी जब बेटी पैदा होती थी तो बेटी को ही मार देते थे या जल समाधि कर देते थे। मतलब जल में, जल प्रवाह एक सिस्टम चल गया था, जल में बहा देते थे लड़कियों को कि इसका विवाह कैसे करेंगे, दहेज देना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती थी। मध्यकाल से शुरू हुआ है ये। तो मुख्य हमारा बिंदु आज दहेज का है। तो देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया 1961 में कि दहेज मांगना भी एक जुर्म है और दहेज लेना भी एक जुर्म है। तो इसके लिए जो कानून की भाषा में एक एक्ट पास किया गया उसका नाम था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 1961 में एक एक्ट बनाया गया, अंग्रेजी नाम है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसमें दो प्रावधान हैं मुख्य रूप से जो हमें जानना है, पहला और दूसरा। पहली बात इसमें ये लिखी गई है कि ऐसा हो सकता है कि अभी केवल यही बात प्रूफ हो कि कोई दहेज मांग रहा था, तो दहेज मांगना भी एक जुर्म है, इसके लिए अलग सजा है। और दहेज मांगने के बाद दहेज ले लेना ये उससे भी बड़ा जुर्म है। तो दहेज मांगने पर और दहेज लेने पर, दहेज मांगने पर 6 माह का कारावास का इसमें प्रावधान किया गया। 6 माह का कारावास।
यहाँ पे दहेज लिया नहीं गया है। सिर्फ मान लीजिए कोई लड़का पक्ष का है, उसके यहाँ किसी लड़की वाले आते हैं, तो लड़का पक्ष का यानी उसका पिता दादा कोई भी वो कहता है कि हम इतना पैसा लेंगे या इतना धन लेंगे, तब हम आपकी बेटी का ब्याह अपने बेटे से करेंगे। तो दहेज मांगना हो गया। तो इस जुर्म के लिए 6 माह का कारावास का प्रावधान किया गया 1961 के इस अधिनियम में। अब इसके बाद अगर दहेज ले लिया गया, इस बात की मतलब इस बात को प्रूफ कर दिया गया कि हाँ इन्होंने दहेज लेकर ही शादी किया है, दहेज ले लेते हैं अगर, तब और बड़ा सजा का प्रावधान है, वो है 5 वर्ष का कारावास। तो इसमें 2 प्रावधान किए गए, दहेज मांगने पर 6 माह का कारावास और दहेज लेने पर 5 वर्ष का कारावास। तो अभी तक हमने केवल ये समझा कि दहेज क्या है। इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो एक्ट बनाया गया, उसमें दहेज मांगने पर 6 माह का कारावास, दहेज लेने पर 5 वर्ष का कारावास है। अब इसके अलावा एक दूसरा मुद्दा आता है कि हो सकता है कि दहेज मांगना और लेना देना छोड़िए, इसके बाद लड़की गई ससुराल में, उसके बाद उसको दहेज के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, और प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसका अलग प्रावधान है, उसको हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर उसका मर्डर हो गया, दहेज के कारण उसको मार दिया गया, तब क्या प्रावधान है देखिए। दहेज हत्या आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 304 ख के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब प्रूफ होना चाहिए कि दहेज के ही कारण हत्या हुई है। तो इसके लिए तरीका बताया गया है कि अगर विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी लड़की का विवाह हुआ, वो ससुराल गई, उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर अगर उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज होगा या होता है। तो एक लाइन में हमने आपको क्या बताया कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होने पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, उस विवाहिता के पक्ष वाले चाहेंगे तब। अब संदिग्ध परिस्थिति का मतलब क्या होता है ये आप समझते होंगे। संदिग्ध परिस्थिति का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि वो एकदम स्वस्थ है पूरी तरह से, रात को वो अपने मायके में किसी से बात भी की या मायके वाले आए भी थे, कुल मिला के मायके वालों को भी पता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगले दिन सूचना जाती है उसके मायके में कि आपकी बिटिया की या आपकी बहन की मृत्यु हो गई। तो ये संदिग्ध परिस्थिति है कि ना वो बीमार है ना उसका एक्सीडेंट हुआ कहीं कि रास्ते में गई उसका एक्सीडेंट हो गया, तो घर के ही अंदर अगर उसकी मृत्यु हो गई एक स्वस्थ रूप में भी, तो संदिग्ध है, शक तो होगा ही लोगों को। तो ऐसी परिस्थिति में वो मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अगर वो लड़की बहुत दिनों से बीमार है, लंबे समय से, और सब लोगों को पता है कि वो बीमार है, तब इसके लिए दर्ज नहीं होगा। लेकिन यहां भी दर्ज तभी होगा जब एक स्टेप और आगे जाएगी पुलिस। वो क्या है कि ये भी प्रूफ होना चाहिए कि हत्या के पहले यानी उसकी मृत्यु के पहले उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, यानी उसकी प्रताड़ना का भी प्रमाण मिलना चाहिए, प्रताड़ना का प्रमाण मिलना चाहिए। ये प्रमाण हो सकता है पड़ोसी दें, ये प्रमाण रिश्तेदार भी दे सकते हैं, और ये प्रमाण उस लड़की के घर वाले भी दे सकते हैं, यानी उसके मायके वाले भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब विवाह के बाद अगर लोगों को ये लगता है कि उस लड़की को वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, अब प्रताड़ित करने का मतलब कि उसको ताना दिया जा रहा है कि तुम्हारे घर वाले ने दहेज कम दिया है, इस तरह से भी ये भी प्रताड़ना हुई, या पति गाली दे रहा है या मार रहा है, सास ससुर उसके गाली दे रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं या मार भी रहे हैं, तो ये प्रताड़ना हुआ। और इस बात की जानकारी अगर लोगों को है, उसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थिति में 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो 100% दहेज का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर प्रूफ होता है कि हाँ उसकी दहेज हत्या वाकई में हुई है, तब इसके लिए आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा का प्रावधान है। और सजा इसमें क्या है, 7 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष से आजीवन कारावास,
7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम उम्र कैद हो सकती है अगर दहेज हत्या प्रूफ हो गया तो। अब एक प्रश्न उठता है कि 7 वर्ष से आजीवन कारावास क्या है? इसका मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनकी पहुंच लंबी है उनको कम सजा होगी, 7 साल की होगी, और जो गरीब हैं उनको आजीवन कारावास हो जाएगा? तो ये भी बात आंशिक रूप से सत्य है, पूरी तरह से सत्य नहीं है, लेकिन हाँ सत्य है ये बात। लेकिन यहां पर ये मंशा नहीं है। यहां पर 7 वर्ष से आजीवन कारावास करने का मतलब ये है कि जब उसकी हत्या होगी तो उस हत्या में हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व ना हो, पूरा घर ही इन्वॉल्व हो, और उस घर में सभी लोगों की भूमिका एक जैसी नहीं होगी। हो सकता है किसी की भूमिका ज़्यादा हो उसको मारने में, उसके पति की भूमिका ज़्यादा हो, या उसके ससुर की भूमिका ज़्यादा हो, देवर की हो, जेठ की हो। मतलब हर इंसान की जो जो इन्वॉल्व है उसमें सबकी एक समान भूमिका नहीं होगी। तो यहाँ पर जिसका क्राइम ज़्यादा होगा यकीनन उसको उम्र कैद होगा, और जिसका यहाँ पे रोल थोड़ा है या कम है, कम ही इन्वॉल्व है, उसको सजा कम होगी, यानी 7 वर्ष ही होगी। यहाँ ये मतलब है कि 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास। तो ये कानूनी प्रावधान है दहेज हत्या का। देखिए, दहेज हत्या पर या दहेज लेने और देने पर कितना भी कानून बना दिया जाए, पूरी तरह से इस पर रोक कानून के माध्यम से तो नहीं लग पाएगी। हाँ, डर के वजह से कुछ केस कम हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुकेंगे। हर 90 मिनट पर भारत में आज भी महिलाएं दहेज हत्या की शिकार होती हैं, किसी न किसी की मृत्यु होती है। हर 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में एक महिला मारी जाती है आज भी। तो इस पर रोक तभी लग सकती है जब बेटियों को खूब पढ़ाया जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनको इतना शिक्षित कर दिया जाए, इतना योग्य बना दिया जाए कि खुद वो कोई उद्यम कर सकती हैं, कोई नौकरी कर सकती हैं, कोई धंधा कर सकती हैं, और अपने देश दुनिया को वो अच्छे से अपने कानून को जान सकती हैं। तब उनके ससुराल में अगर कोई इस तरह की मेंटालिटी रखता भी है तो वो सीधे कानून की मदद ले लेंगी, वो घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा दर्ज करा देंगी। यहाँ पर जो दहेज हत्या होती है या जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इसमें 99% केस में बेबस और लाचार महिलाओं पर ही होता है। जो महिलाएं कम शिक्षित हैं, बेबस हैं, एकदम लाचार हैं, उनको लगता है कि हमारी कोई मदद ही नहीं करेगा। उनको अगर लगता है कि हमारी कोई मदद ही नहीं करेगा, वाकई में वही महिलाएं शिकार होंगी। अगर वो जागरूक हैं, वो समझती हैं कानून को, उनको पता है सब कुछ अगर, तो वो इसके शिकार कभी नहीं हो सकती। इसलिए बच्चियों को खूब पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, और अपने बच्चों को भी इतना नैतिक शिक्षा दीजिए कि उनको ये आभास हो सके कि हमारी पत्नी का कद हमसे छोटा नहीं है। पुराने ज़माने में कभी जब धर्म ग्रंथों का प्रकोप बहुत था हमारे ऊपर, सब कुछ धर्म से ही रेगुलेट होता था, तब जो बताया जाता था वो हम करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सब कुछ तर्क पर आधारित है। विज्ञान जो कहता है वो सही माना जाता है, और विज्ञान ये कहता है कि स्त्री पुरुष से किसी मायने में कम नहीं है। इसलिए आप उनको कमतर मत आंकिए, एक दूसरे को बराबर ही सम्मान होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा माहौल विकसित करना चाहिए, और ऐसा खुद अपने आप में भी उतारना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।